हेलो मेरे प्यारे मास्टरनियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। कल जो है हम लोग सीडीपी का चैप्टर नंबर 1 का जो है 30 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था और वहां से जो है आगे अपन लोग आज शुरुआत करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो आज होगा वो कितना नंबर होगा, तो 31 नंबर होगा। तो देखिए जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि सीखने की गति है। क्या है? सीखने की गति है। और सीखने का मतलब क्या होता है? अधिगम। तो अधिगम की गति क्या है? तो देखिए कह रहे हैं क्या कि पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है। तो यह बात फिर यहीं पे गलत हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, तो कॉपी कलम लेकर के लिखना होगा और लिखिएगा पूर्ण या अपूर्ण वाला उत्तर नहीं होता है। लिखिए पूर्ण या अपूर्ण वाला उत्तर नहीं होता है। पूर्ण का मतलब क्या होता है? पूरा पूरी। पूर्ण का मतलब पूरा पूरी और अपूर्ण का मतलब आधा अधूरा। तो नहीं पूरा पूरी उत्तर होगा, नहीं आधा अधूरा उत्तर होगा। हमेशा क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, यानी न पूरा पूरी नहीं आधा अधूरा। तो देखिए कह रहे हैं क्या, पूरी तरह से व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर है। यह गलत बात है। पूरी तरह का मतलब हो गया क्या कि केवल व केवल व्यक्तिगत कारक पर ही निर्भर है। क्या अधिगम केवल व्यक्तिगत कारक पर ही निर्भर होता है? जी नहीं, अधिगम जो है वातावरण के द्वारा भी प्रभावित होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पूरी तरह से व्यक्तिगत कारक पर निर्भर। तो यहाँ पर पूरी लग गया मतलब पूर्ण लग गया, तो क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए क्या कह रहा है, पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर। हम फिर से कह रहे हैं अधिगम और विकास ये दोनों जो है ना, वातावरण और आनुवंशिकता दोनों का परस्पर संयोग से होता है। अंतः संबंधित से बालक में विकास होता है और अधिगम होता है। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि पूरी तरह से पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर है। तो यह बात क्या है? गलत है, यह भी गलत है। और अगला ऑप्शन कहता है कि व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों की पारस्परिक क्रिया पर निर्भर होता है। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि पर्सनली व्यक्ति का और जो पर्यावरणीय कारक होता है इन दोनों के बीच जो अंतर संबंधित होती है, इस क्रिया के परिणाम स्वरूप जो बालक में जो सीखने की क्रिया अर्थात अधिगम की क्रिया क्या होती है, तो तेज हो जाती है। तो इस हिसाब से तो अपना ऑप्शन ये सही लग रहा है, लेकिन सीटेड है बाबू, याद रखना है चारों ऑप्शन जब तक ना पढ़ेंगे तब तक उत्तर नहीं लगाएंगे। अगला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों दोनों स्वतंत्र है। जी नहीं, दोनों स्वतंत्र नहीं है। व्यक्तिगत और पर्यावरण दोनों कार्य एक दूसरे से संबंधित है। तो इस हिसाब से यह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा कितना नंबर होगा? 3 नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञानात्मक का मतलब हमने बताया था, संज्ञानात्मक का मतलब बुद्धि, विवेक, दिमाग, अर्थात जहां भी दिमाग लगाने की बात हो, जहां भी बुद्धि विवेक का बात हो, वहां पर कौन सा विकास होगा? संज्ञानात्मक विकास होगा, है ना। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। पहला ऑप्शन देखा जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि संज्ञानात्मक विकास होता है मतलब कहां कहां होता है? क्या बाल्यावस्था तक होता है? जी नहीं, बाल्यावस्था तक नहीं होता है। क्या किशोरावस्था तक? जी नहीं, किशोरावस्था तक नहीं होती है। क्या वयस्कावस्था तक? जी नहीं, वयस्कावस्था तक नहीं होता है। तो क्या संपूर्ण जीवन काल होता है? जी संपूर्ण जीवन काल होता है। क्या आप बताइए, आपके पास जो बुद्धि विवेक है वो जिंदगी भर नहीं होती है क्या? होती है। कहिएगा कैसे सर? तो हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि बालक के अंदर जो सीखने की क्षमता शुरुआत हो जाती है किस अवस्था में? शैशवावस्था में शुरुआत हो जाती है और फिर जो बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था से गुजरते हुए फिर वो एक समय ऐसा आता है जिस दिन वो क्या हो जाते हैं, तो जो मृत्यु हो जाती है। एक बात थोड़ा सा सोचिए, जिस समय में क्या मृत्यु हो रहा होता है लोगों को, मृत्यु होने का मान लीजिए 1 घंटा या 10 मिनट पहले की अवधि में उसमें कष्ट होता है कि खुशी मिलती है कि दुखी मिलती है, क्या होती नहीं होती है, ये तो केवल उन्हीं को पता होता है। या आप या हमको तो पता नहीं होता है, केवल उन्हीं को पता होता है। इसका मतलब है कि उस समय भी वो सीख रहा होता है, उस समय भी उसका बुद्धि विवेक कुछ ना कुछ अर्जित करता है। इसलिए कहते हैं कि बालक के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है ना, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात संपूर्ण जीवन काल के दौरान होगी। हम केवल किशोरावस्था या बाल्यावस्था या वयस्कावस्था या फिर शैशवावस्था नहीं कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा अधिक है ... के बजाय। ध्यान से देखिए मेरे प्यारे मास्टरनियों, यहाँ पर थोड़ा बात को समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था, और जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों जो है बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था इसे भी अपन लोग कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में बांटे थे। एक जो बांटे थे वो बांटे थे क्या? तो वो बांटे थे आपका मध्य बाल्यावस्था। क्या बांटे थे? मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था। और हम लोगों ने जो दूसरा जो बांटे थे वो क्या बांटे थे? तो उत्तर बाल्यावस्था। क्या बांटे थे? उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। और हमने आपको बताया था कि उत्तर बाल्यावस्था का ही एक और नाम है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? परवर्ती बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? परवर्ती बाल्यावस्था।
परवर्ती बाल्यावस्था। तो देखिए बाल्यावस्था का जो उम्र होता है, जो मैंने आपको बताया था, या तो 5 से 11 होगी, या 6 से 11 होगी, या कहीं कहीं पर 5 से 12 लिखा रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको तय करना होगा कि बाल्यावस्था का उम्र क्या होता है। अब बात करिए कि मध्य बाल्यावस्था जो 2 भाग में बटा, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, यानी बाल्यावस्था 2 भाग में, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था का जो उम्र होता है वो होता है 6 से 9 बरस। कितना होता है? तो 6 से 9 बरस। और उत्तर बाल्यावस्था या परवर्ती बाल्यावस्था का जो उम्र होता है वो कितना होता है? तो 9 से 11, या कहीं पर लिखा रहेगा 9 से 12 बरस। तो यह दोनों बात क्या है, ये हो सकता है उत्तर बाल्यावस्था के लिए लिखा रहे। तो इस हिसाब से हमने देखा कि मध्य बाल्यावस्था का उम्र कितना है? 6 से 9 है, और उत्तर बाल्यावस्था का उम्र कितना है? तो 9 से 12 या फिर 9 से 11 है। अब सवाल को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा अधिक है। क्या अधिक होती है? ऑप्शन को अकॉर्डिंग देखिए, समाजीकृत अधिक या हम केंद्रित अधिक। तो इस बात को थोड़ा सा समझिए। हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि मध्य बाल्यावस्था में बालक के अंदर जो है भाषा हम केंद्रित अधिक होती है। मतलब आप इस हिसाब से समझिए कि हम केंद्रित पहले होता क्या है। तो हम केंद्रित का मतलब होता है क्या? अपने आप से बतियाना, अपने आप से बतियाना। यह आगे हम पढ़ेंगे। जीन प्याजे का भाषा में होती है हम केंद्रित का मतलब होता है अपने आप से बतियाना। अब अपने आप से वाला क्यों बतियाते हैं? जैसे मान लीजिए हमें कोई कार्य करनी है, तो उस कार्य के बारे में योजना बनानी है, उस कार्य को व्यवस्थित तरीका से हमको जो है संपन्न करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं? पहले योजना बनाते, प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग कैसे करते हैं? अपने आप से बात करके करते हैं। तो इसे ही कहते हैं क्या? हम केंद्रित। तो जीन प्याजे के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में भी। नॉर्मली देखा जाए हम केंद्रित का मतलब क्या होता है, तो अपने आप से बात करना, अपने आप से बात करते हुए अपने आप को सर्वोपरि समझना, है ना। तो यही क्या होगा? हम केंद्रित। तो हम केंद्रित का मतलब समझिए, हमने बताया था जो 6 से 9 बरस के बालक होता है, आप लोग देखते होइएगा कहीं पर सड़क से जा रहा होता है और जाते जाते अपने में बड़बड़ाते रहता है, अपने में कुछ ना कुछ बोलते रहता है। पूछते हैं कि क्या बोल रहे हो थे? तो नहीं कुछ हो, नहीं कुछ हो। मतलब क्या? तो बोल तो रहा था लेकिन उसको खुद तो पता नहीं, मतलब अपने आप से क्या कर रहा था? बतिया रहा था। ये किस अवस्था का गुण है? तो मध्य बाल्यावस्था का गुण है। ठीक है, और इस अवस्था में, मध्य बाल्यावस्था में सामाजिक बोले तो समाजीकृत जो है, यह थोड़ा सा भाषा क्या होता है? कम होता है। समाजीकृत भाषा जो है ना, वो मध्य बाल्यावस्था के बाद होता था। समाज को समझने योग्य जो बालक होता है वो मध्य बाल्यावस्था के बाद होता है। कहिएगा सर कैसे? मान लिया जो किसी बालक के पास 2 टॉफी हो और कोई बालक जो है एक छोटा है वो मांग रहा है, तो मध्य बाल्यावस्था में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको देंगे या ना देंगे कोई बात नहीं, अपना पेट भरना चाहिए, अपना से मतलब है, दूसरे का भूखे मर जाए उससे हमारा कोई बहस नहीं है। लेकिन यदि यही पे समाजीकृत भाषा रहता तो हमें अगर समाज से हमें लगाव होता तो हमें पता होता कि नहीं बच्चा भी है, वो भी बच्चा ही, वो भी रो रहा है, तो कोई बात अपना में तो थोड़ा सा दे देते हैं। तो ये एक तरह से समाजीकृत भाषा हुआ। लेकिन अपने आप से मतलब वो क्या कहते हैं? हम केंद्रित भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर बताइए 6 से 9 बरस में अपने आप से बालक को बेसी मतलब रहेगा कि 9 से 12 बरस में बेसी मतलब रहेगा? आप ही लोग बताइए। तो 6 से 9 में बेसी मतलब रहेगा, तो इसीलिए क्या कहते हैं कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा अधिक है। कौन सा? तो अधिक है हम केंद्रित, डॉट डॉट के बजाय। तो मध्य बाल्यावस्था में, यहाँ पर अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार ले तो बेहतर होगा कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा, एरो लगा के लिख लीजिएगा, डॉट 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 अधिक है, डॉट डॉट के बजाय। मतलब मध्य बाल्यावस्था में भाषा हम केंद्रित अधिक है समाजीकृत के बजाय। मतलब मध्य बाल्यावस्था में जो बालक के अंदर भाषा होती है वो समाजीकृत कम होती है और हम केंद्रित भाषा अधिक होती है। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? 4 होगा। लेकिन यहीं पर ध्यान से समझिए, यहीं पर यदि थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल देता तो इसका आंसर 1 हो जाता। कैसे होता है 1? तो देखिए यहाँ पर लिखता है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है डॉट डॉट के बजाय अधिक, डॉट डॉट के बजाय अधिक। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा है क्या? तो यहाँ पर हो जाता हम केंद्रित। फिर तो वैसे मैंने वही बात कह दिया, क्वेश्चन ऐसे बदलता कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा, मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय डॉट डॉट अधिक है। तो यहाँ पर रहता कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट डॉट के बजाय डॉट डॉट अधिक है। इस बीच में आ जाता के बजाय, क्या आ जाता? के बजाय फिर डॉट डॉट। तो मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय हम केंद्रित अधिक है, और इस हिसाब से आंसर हो जाता आपका 1। ये बात समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। यानी कुल मिलाकर के आप ये समझिए ना कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा जो है हम केंद्रित अधिक होता है, और फिर जो है उत्तर बाल्यावस्था या फिर परवर्ती बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था में जो है समाजीकृत
अतिरिक्त भाषा अधिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। मैंने अभी आपको बताया, चाहे उत्तरवर्ती हो चाहे परवर्ती हो, यह दोनों का बात एक ही है। तो हमने अभी बताया था कि बाल्यावस्था के 2 भाग, अभी हमने आपको जस्ट बताया था बाल्यावस्था के कितने भाग, 2 भाग होता है। एक हो जाती है आपकी जो है मध्य बाल्यावस्था और दूसरी हो जाती है आपके उत्तर बाल्यावस्था, या इसी को कहते हैं क्या, परवर्ती बाल्यावस्था। क्या कहते हैं, परवर्ती बाल्यावस्था। तो इसका उम्र कितना होता है, 6 से इसका उम्र हो जाता है 9 से 11 या 9 से 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन को चुनिए, कौन सा है, इधर होगा। देखिए ऑप्शन क्या नंबर है, ये फिर 11 से 18 किशोरावस्था के, 18 से 24 होगा नहीं, जन्म से 6 वर्ष ऐश्वावस्था के, तो 6 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह क्वेश्चन कल भी आया था और शायद हमने देखा था, बाद में इस पर ध्यान दिए थे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ रहा था उतना ध्यान नहीं दिए थे। वहां पर भी परवर्ती बाल्यावस्था लिखा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा मुझे ये हो गई कि परवर्ती बाल्यावस्था का इसका मतलब बाल्यावस्था के बाद वाला कह रहा है, तो बाल्यावस्था के बाद वाला होता है किशोरावस्था, मैंने उस सेंस में लगा दिया था। लेकिन नहीं, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 से 11, क्योंकि उत्तर बाल्यावस्था और परवर्ती बाल्यावस्था जो है कितना होता है, तो 9 से 11 या फिर 9 से 12 होता है। यह बात आपके नोट्स में क्लियर में लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, पेज नंबर आई थिंक 4 में होगा लिखा हुआ। फिर एग्जैक्ट तो मैं नहीं हूं, लेकिन क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है तो ये 3 या 4 पेज नंबर में लिखा होगा। आइए अगला क्वेश्चन, इस हिसाब से फिर अगला क्वेश्चन को अगर देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 35, तो 35 में क्या कर रहा है, देखिए कह रहे हैं कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो मेरे प्यारे मास्टरियों बताइए, यह गलत नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है ना, इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या मांगता है, नेगेटिव आंसर मांगता है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है क्या कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बिल्कुल सही बात है। मान लिया जाए कोई बालक अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है, अपना कोई बात कह रहा है, भले वो गलती ही क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उससे मैं उसको बीच में रोकना नहीं चाहिए, उसे क्या करने देना चाहिए, पूरा बात को खुद से स्वयं से कहने देना चाहिए। भले ही गलती कहते हो, उससे कोई बहस नहीं है, जब वो अपनी बात को पूरा कर ले तब क्या करना चाहिए, उसे बताना चाहिए बेटा तो आपने यहाँ नहीं यहाँ गलती किया था। अगर बीच में आप रोक दीजिएगा तो बताइए एक सीरियल, एक सीक्वेंस, एक लय टूट जाता है, तो बच्चा वहीं से आगे बोलना ही नहीं चाहेगा। हम ही लोग अगर कोई गलती कर लेते हैं तो क्या आगे कोई काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। वैसे अगर जब बालक गलती कर लेता है तो पूरा नहीं कर पाएगा, उसके मन में जो विचार चल रहा होता है वो विचार भी क्या हो जाएगा, दब जाएगा। इसलिए जब बालक कोई बात को बोल रहा होता है तो उसके बातों को पूरा सुनना चाहिए, उसके बाद उत्तर देना चाहिए। और दूसरी बात, एक बात और समझना है कि जो बात बालक कह रहा होता है उसके बालक को सुनना चाहिए, डायरेक्टली उसको अमान्य नहीं करना चाहिए। अगला ऑप्शन देखिए, कह रहा उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, यह तो कतई नहीं होगा वाला, बहुत गलत बात है, क्योंकि बालक होता है भगवान और भगवान की भाषा को हम गलती कर दें, यह क्या संभव है, नहीं है संभव। तो एक बात को आप लोग लिखिए, पहले एक बात को लिखिए आप कि बालक की भाषा को, लिखिएगा, बालक की भाषा को अमान्य करने वाला उत्तर नहीं होता है। बालक की भाषा को अमान्य करने वाला उत्तर नहीं होता है। अमान्य अर्थात गलत, अमान्य अर्थात गलत, तो गलत करने वाला उत्तर नहीं होता है। तो ध्यान से रखना इस बात को, बहुत एमबीबीएस पॉइंट्स अभी हमने बताया, क्या बताया कि बालक की अपनी भाषा यानी बालक की जो स्वयं की भाषा है, इसे कतई भी गलती साबित नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यह बात कह रहा है क्या कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, और यह बात गलत है, और गलत है तो अपना आंसर भी क्या मांग रहा है, गलत, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। लेकिन फिर भी अगला ऑप्शन को देख लेते हैं, उसके प्रयोग का समर्थन करना, बिल्कुल सही बात है। बालक जो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको समर्थन करना चाहिए। आगे देखिए, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, यह बात भी क्या है, सही है। तो लिखिएगा भाषा प्रयोग वाला उत्तर होता है, लिखिएगा भाषा प्रयोग वाला उत्तर होता है, लिखिएगा भाषा प्रयोग वाला उत्तर होता है। अगला लिखिएगा कि भाषा का प्रयोग के अवसर, या फिर कहें फिर कोई भी काम के लिए जब बालक को अवसर दिया जाता है तो वो सही बात होता है। खैर आगे मैं इसको लिखा दूंगा, अभी इतना ही लिखिए कि भाषा प्रयोग वाला उत्तर होता है। तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही, ये भी ऑप्शन सही, तो ऑप्शन कौन गलती है, 2 नंबर गलती है, और गलती है वाला को अपन को चुनना, तो इसलिए आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर क्या है 36 नंबर में कह रहा है क्या कि बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है। फिर मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों आप देखिए, असत्य क्या है? गलत बात है। असत्य क्या है? गलत बात है। इसका मतलब है कि चारों ऑप्शन में से हमको बढ़िया वाला यानी अच्छा वाला यानी सही वाला ऑप्शन को नहीं चुनना है। तो कौन सा चुनना है? तो गलत ऑप्शन को चुनना है। तो देखिए गलत ऑप्शन कौन सा चुनते हैं कि विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करता है। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि बालक के विकास के जितने भी आयाम होते हैं सभी एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, अर्थात सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं और यह बालक के विकास को प्रभावित करने की पूर्ण रूप से क्षमता रखती है। थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत अधिक क्षमता रखती है। ठीक है, तो यह बात तो पूरा सही कह रहा है। अगला ऑप्शन को देखा जाए कि बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी बिल्कुल सही बात है कि बालक का जो विकास जो होता है वो तो माँ के गर्भ से ही शुरुआत हो जाती है, अर्थात गर्भावस्था से ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन अधिगम जो होता है वो जन्म के तुरंत बाद से शुरुआत होती है। अधिगम जन्म के तुरंत बाद से, लेकिन बालक का विकास कब से शुरुआत हो जाती है? तो माँ के गर्भ से। और अधिगम और विकास यह भले ही शुरू आगे पीछे हुआ लेकिन अंत एक ही बार होती है। दोनों का अंत क्या होता है? तो जीवन पर्यंत होती है। दोनों का अंत क्या होता है? जीवन पर्यंत होती है, अर्थात जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो कह रहे हैं कि बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या? जी बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन क्या कर रहा है? देखिए कि शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में मददगार करता है। जी बिल्कुल सही बात है। भला क्यों नहीं मददगार करेगा बताइए? क्या शारीरिक विकास जो है छोटे बच्चों में क्या मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मदद नहीं करेगा? एकदम बिल्कुल करेगा। अगला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही था, गलती कोनो है ये नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर क्या कहता है? देखिए कह रहे हैं कि मानव विकास के किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि बालक शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से गुजरते हुए परिपक्वता को प्राप्त कर लेती है। अर्थात बालक कब परिपक्व होगा? तो किशोरा अवस्था में आकर के क्या हो जाता है? परिपक्व, अर्थात मैच्योर हो जाता है। तो इस हिसाब से बताइए हमारा आंसर कौन सा होगा? तो 4 होगा। कह रहे हैं क्या कि मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो किस अवस्था के बाद होता है? तो किशोरावस्था के बाद क्या हो जाते हैं? परिपक्व हो जाती है। बात हम लोगों ने पढ़ा है। आप लोग नोट्स नहीं पढ़ते होइएगा इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहा है। पूरा का पूरा नोट्स पढ़िए, नोट्स पढ़ना कतई ना बोलिए। और बाकी मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों जो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उन लोगों को एक बार दिखा दूंगा जो है हमारी नोट्स कैसी एक एक लाइन से जो है क्वेश्चन बनता है। आप चाहें तो इस नोट्स को आप भी घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके लिए हमारे दिए गए आप कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करिएगा तो आपको मिल जाएगी। अगला देखिएगा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए कि विकास के लिए निम्न में से कौन सा एक उचित है? तो देखिए मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों, जब भी उचित आए, जब भी सही आए, जब भी जो है औचित्य आए तो इसका मतलब पॉजिटिव बात है। यहीं पर अगर अनुचित रहता तो निगेटिव होता, लेकिन उचित है तो पॉजिटिव है। अगर सत्य रहता तो पॉजिटिव होता, असत्य रहता तो निगेटिव होता। तो एक बात पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो क्वेश्चन को पहले समझिए बढ़िया से, फिर जाकर के आप ऑप्शन को देखिए। लेकिन एक बात मैं और कहता हूं कि मैंने तो अभी कह दिया, यह सबको जो कहता आ रहा है वही बात कह दिया कि पहले क्वेश्चन को समझिए और तब ऑप्शन को देखिए। मैं क्या कहता हूं मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों, आपको क्वेश्चन को समझना है, लेकिन मेरा तरीका क्या है समझिए। मैं क्या कहता हूं कि आप एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। यहां तक क्वेश्चन पढ़ लिए, थोड़ा मोड़ा जरूर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन पढ़ने से ही पता लग जाता है ये हमें समझ में आया कि नहीं आया। यदि हमने पढ़ा और यदि हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत अच्छा बात, नहीं आया तो और अच्छा बात। कहिएगा ऐसा क्यों गुरुजी? तो समझिए क्यों अच्छा बात। जब क्वेश्चन समझ में न आए तो एक बात को ध्यान दे देनी है कि क्वेश्चन नेगेटिव है या पॉजिटिव, क्वेश्चन नेगेटिव है या पॉजिटिव। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव होगा तो ऑप्शन पढ़ेंगे, जहां पॉजिटिव लगे वहां लगा दीजिए। यदि क्वेश्चन नेगेटिव होगा तो जहां ऑप्शन नेगेटिव हो वहां क्या करिए? लगा दीजिए। तो जब क्वेश्चन समझ में न आए तो चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ऑप्शन अगर हम पढ़ेंगे तो चूंकि 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन उत्तर होता है तो इसीलिए 3 ऑप्शन एक
तरह का दिखेगा और एक जो ऑप्शन रहेगा वो अलग तरह का दिखेगा और हमेशा अलग वाला ही क्या होगा, उत्तर होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को देखिए कि विकास के लिए इनमें से कौन सा एक उचित तरीका है। तो विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। जी नहीं गुरुजी, ऐसा ना होता है। माँ के गर्भ से विकास शुरुआत होती है और मृत्यु पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। और ये क्या कहता है, जन्म के समय प्रारंभ होता है और फिर समाप्त हो जाता है। जी नहीं, ऐसा कतई नहीं होता है। यह क्या है, गलत कथन है। अगला देखा जाए ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है क्या कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, पूरी सही बात कह रहा है कि बालक का जो है, देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए फिर से कि विकास के लिए इनमें से कौन सा एक उचित है, मतलब विकास में कहाँ पर सही बात कह रहा है। तो कह रहा है कि सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। निर्वाह मतलब अदा करता है, बिल्कुल सही बात है कि जो हमारा समाज है, जो हमारा संस्कृति है के संदर्भ में, मतलब इससे रिलेटेड विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैंने आपको बताया था कि बालक विकास को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक है, कोई ऐसा कारक है ही नहीं जो विकास को प्रभावित न करता हो। तो कह रहा है कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्या विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, विकास एकल आयामी होता है। जी नहीं गुरुजी, विकास क्या एकल आयामी होती है? नहीं, विकास क्या होती है, बहुआयामी होती है। विकास क्या होती है, बहुआयामी होती है। विकास क्या एक दिशाई होती है, मतलब एक ही दिशा में चलती है, एकदम सीधा चलती है? जी नहीं, कदाचित नहीं। क्या विकास लंबवत होती है, मतलब पूरा सीधा होती है? जी नहीं। विकास क्या एक आयामी होता है? जी नहीं। क्या विकास लंबवत होता है? जी नहीं। क्या विकास जो है एक सिद्ध में चलती है? जी नहीं। क्या विकास एक समान में चलती है? जी नहीं। तो विकास कैसे चलती है? विकास वर्तुलाकार चलती है। विकास कैसे चलती है? तो सर्पिलाकार चलती है। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? तो चक्रीय होती है। तो क्या विकास एकल आयामी होगा? क्या एकल आयामी होगा? नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या 3 कट जा रहा है। विकास पृथक होता है, पृथक मतलब अलग होता है? जी नहीं, यह बात क्या है, गलत है। तो आप लोग जो है इस बात को भी लिख लीजिए कि पृथक या पृथक करने वाला उत्तर नहीं होता है। पृथक या पृथक करने वाला उत्तर नहीं होता है। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना। इसलिए कहते हैं कि विकास पृथक होता है। जी नहीं, यह भी बात क्या है, गलत है। तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। क्या है कि एक्चुअल में हमारे यहाँ भी चुनाव का चल रहा है मुद्दा, तो इसलिए एडवर्टाइज ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ी सी आवाज आपको मैनेज करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में डॉट अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए शिक्षा मनोविज्ञान में किन किन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? हमने पढ़ाया था कि नहीं? आपको याद होगा यह बात, मैंने क्या बताया था? क्या गर्भावस्था? जी नहीं गुरुजी। तो क्या शैशवावस्था? जी बिल्कुल होगा। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इन्हीं 3 अवस्थाओं को शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन को देखा जाए, शैशवावस्था होगा, बाल्यावस्था होगा, किशोरावस्था होगा और वयस्कावस्था नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 की जगह पर यहाँ पर लिखा है ABC, तो ABC, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 40 क्या कह रहा है कि विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? तो सोचिए विकास किस पर निर्भर है। तो हमने आपको क्या बताया था कि विकास को प्रभावित करने वाला कोई ऐसा कारक है ही नहीं जो विकास को प्रभावित न करता हो। विकास को सभी कारक प्रभावित करता है। तो करा विकास किस पर निर्भर होगा? इसका मतलब सब कारक प्रभावित करता है, इसका मतलब विकास सब पर निर्भर होगा ना। तो देखिए क्या विकास आनुवंशिकता पर निर्भर होगा? बिल्कुल गुरुजी। क्या भौतिक वातावरण पे होगा? बिल्कुल गुरुजी। क्या सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर होगा? बिल्कुल। तो इस हिसाब से हमारा तीनों ऑप्शन क्या है, सही होगा। तो इस हिसाब से अपना आंसर क्या होगा, 4 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर। कहते हैं कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, यानी जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो ऑप्शन पढ़िए क्योंकि क्वेश्चन से आइडिया लग नहीं रहा है। ऑप्शन पढ़ा जाए, कह रहा है उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही बात कहा गया है, पूरी एग्जैक्ट आप लिखिए
कि मातृभाषा वाला उत्तर होता है। लिखिएगा कि मातृभाषा वाला उत्तर होता है, क्योंकि बालक को हमेशा मातृभाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कब तक? तो 5वीं कक्षा तक और यथासंभव 8वीं कक्षा तक, क्योंकि बालक का जो है ना सबसे पहले मस्तिष्क जो क्रियाशील होता है ना, एक्टिव, वो किस भाषा में? तो मातृभाषा में ही होता है। इसलिए जब विद्यालय पहली बार आते हैं, जब बच्चे विद्यालय पहली बार आते हैं, उस समय वह अन्य भाषा को नहीं सीखा रहता है। उस समय उसके पास जो भाषा होता है वो कौन सा भाषा होता है? तो मातृभाषा होता है। और यदि उसको मातृभाषा का प्रयोग करने पर जो है आरोप मतलब रोकेंगे, मना करेंगे, तो यह बात क्या होगा? गलत होगा। फिर बालक अपने आप को असहज महसूस करेगा और फिर और विद्यालय आना क्या कर देगा? धीरे धीरे बंद कर देगा। इसलिए कहते हैं कि मातृभाषा का प्रयोग वाला उत्तर होता है, मातृभाषा का प्रयोग वाला उत्तर होता है। बात क्लियर है क्या? तो यहाँ पर तो कह रहे हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति क्या है? महत्वपूर्ण है। बात क्लियर है क्या? अगला ऑप्शन देखिए, स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। जी नहीं, गलत बात है। तो लिखिए मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों, पहले क्या लिखना है? तो जुर्माना वाला उत्तर नहीं होता है। लिखिए जुर्माना वाला उत्तर नहीं होता है। जुर्माना क्या है? गलत बात है। हमने कहा था कि बालक होता है कौन? भगवान, और भगवान को भला हम जुर्माना लगा दें, हमारी इतनी मजाल, तो फिर गलत बात है ना। इसलिए लिखना है क्या? जुर्माना वाला उत्तर नहीं होता है। क्या लिखना है? जुर्माना वाला उत्तर नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों को पता हो, मैं कहता हूं उत्तर होता है और उत्तर नहीं होता है, ये बात आपको मैंने कल बता दिया था। उत्तर होता है मतलब जो पॉजिटिव क्वेश्चन है, और उत्तर नहीं होता है जो निगेटिव क्वेश्चन है उसके लिए। चलिए अगला देखा जाए कि उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की कक्षा अलग की एक अलग भाषा है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। यह बात पूरी गलत है। मातृभाषा को अवरोध करने वाला उत्तर नहीं होता है, मातृभाषा को विरोध करने वाला उत्तर नहीं होता है। तो इस हिसाब से यह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इस हिसाब से अपना आंसर तो एक ही लग रहा है, क्योंकि बालक को जो है पहले ऑप्शन में अपनी भाषा में बोलने की अनुमति दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी ऑप्शन नंबर चौथा को देखते हैं तो क्या कहता है? उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। बात पूरी गलत है। मतलब माता पिता को क्यों कहेंगे अपने घर पे स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए? यह तो बात पूरी गलत है। तो इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए कह रहे हैं कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेता है? तो बताइए प्यारे मास्टर मास्टरनियों, मैंने आपको बताया था कि नहीं कल्पनाशीलता खेल क्या होता है? याद है मैंने बताया था कहां पर? तो प्रारंभिक बचपन में। कितनी उम्र होती है? तो 2 से 6 होती है। अभी कल्पनाशीलता खेल क्या होता है तो समझिए, जिसको हम लोग कहते हैं इमेजिंग समझते हैं ना। होता नहीं है लेकिन मान लेते हैं। जैसे देखिएगा छोटका बउआ सबको अगर कोई मान लिया जाए एक लकड़ी का जो है कोई छोटा सा टुकड़ा मिला और वो थोड़ा सा बंदूक के शेप जैसा है, तो वो कहेगा मम्मी हट जाओ नहीं तो बंदूक मार देंगे। लेकिन मतलब इमेजिंग कर लेता है, कल्पना कर लेता है, और यही क्या कहलाता है? कल्पनाशीलता कहलाती है। जैसे क्या होता है, कभी कोई बस या ट्रक चलाते रहते हैं, है ना, और वो जब वो चल रहा होता है आगे, तो आगे जो ही कोई मम्मी पापा भैया भाभी कोई भी आने वाला होता है तो कहता है क्या कि भैया हट जाओ, तो ये गाड़ी से ठोकर मार दूंगा, गाड़ी से चढ़ा दूंगा। मतलब क्या कि बालक इमेजिंग कर लेता है कि ऐसा होता है, जबकि ऐसा है नहीं। जैसे कि आपने बचपन में घरवा दुअरवा वाला खेल खेले होइएगा, और आप जो है अपने यहाँ आती है एक पत्ता जिसे हम लोग भेंट का पत्ता कहते हैं, तो उसे जो है आप लोग रुपया बना के खेले होइएगा, है कि नहीं? इसी को कहते हैं कल्पनाशीलता वाले खेल। कभी आप और भी किए होइएगा, एक लाठी ले लिए होइएगा, छड़ी ले ली होइएगा, उस पर जो है ऐसे करके खड़े होइएगा और कहते हुए गाड़ी है हट जाओ एकदम हुर करते हुए चलाते रहते हैं ना। यही क्या है? कल्पनाशीलता वाले खेल। क्योंकि यह तो है रियल में नहीं लेकिन इमेजिंग कर ले रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? कल्पनाशीलता वाले खेल। तो बताइए कल्पनाशीलता वाले खेल, यह खेल सब किस अवस्था में बालक करता है? किस अवस्था में करता है? क्या प्रारंभिक बचपन में करता है? जी बिल्कुल प्रारंभिक बचपन में करता है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या जाएगा? प्रारंभिक बचपन को ही कहते हैं प्रारंभिक बाल्या अवस्था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला ये क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहे हैं कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन निगेटिव या पॉजिटिव? क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है। तो ऑप्शन को पढ़ा जाए। विकास बहुआयामी होता है, एकदम बिल्कुल बात, 1 नंबर ऑप्शन में आंसर मिल गया, क्योंकि हम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा है ना, तो क्वेश्चन तो भला एकदम इजीली बनेगा। तो विकास बहुआयामी होता है, जी बिल्कुल सही बात। तो इस क्वेश्चन के लिए तो सही आंसर यही लग रहा है।
आगे भी देख लेते हैं कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होता है। जी नहीं, यह कतई नहीं होता है। कल भी मैंने बताया था कि विकास की दर कभी भी सभी संस्कृति मतलब होता है कल्चर, कल्चर मतलब समाज, हमारा परिवेश, मान के चलिए कि हमारा परिवेश, हमारा समुदाय, हमारा टोला, क्या उस टोला समुदाय परिवेश में सबके लिए विकास समान गति से होगा? कतई नहीं। मान लीजिए हम अगर 5 फीट का हुए तो बगल वाला भी 5 फीट का होगा, अगर एक के दिन जन्म लिया होगा तो ऐसा कोई नहीं है। सबका जो है विकास अपने व्यक्तिगत कारक पर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई बालक 5 तारीख को ही दोनों जन्म लिया हो पिछले साल, और मान लिया इस साल आज अगर 7 या 8 तारीख, आज 8 तारीख है या 7 तारीख है ना, तो 7 तारीख में यदि बालक मान लिया जाए अगर आया तो क्या अगर वो 4 फीट का हुआ होगा तो ये भी 4 फीट का होगा? ऐसा कोई संभव नहीं है। क्या वो यदि अ सीख लिया होगा तो ये भी सीख लिया होगा? ऐसा कोई संभव नहीं। हो भी सकता है बहुत सारी चीज सीख लिया होगा और बहुत सारी चीज न सीखा हो। तो कभी भी समान गति से बालक विकास नहीं करता है, दोनों में अंतर होती है। किसी कोई मान लीजिए 21 साल में चलना सीख जाता है, कोई मान लिया जाए जो है 8वें महीना में चलना सीख जाता है, तो दोनों में अंतर हुआ ना। भले दोनों चलना सीखा है, वो सेम चीज है कि चला है दोनों, लेकिन दोनों का अंतर अलग हुआ ना, कि कोई बेसी तो कोई कम, यानी कोई पहले कर लिया तो कोई बाद में किया। अर्थात जो है मैं क्या कह रहा हूं कि विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान नहीं होता है। इस हिसाब से यह भी ऑप्शन क्या है? गलत है। विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। जी नहीं मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों, केवल क्या विकास विद्यालय में ही होता है? घर पर क्या विकास ना होता है? घर पर भी तो विकास होता है। अभी आप लोग कहाँ पढ़ रहे हैं? मोबाइल में जो आप देख रहे हैं वो कहाँ? घरे में ना बैठ के, कि विकास ना हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब है कि विकास जो है घर, विद्यालय और विद्यालय के बाहर सभी जगहों चलने वाली प्रक्रिया है। तो यह बात क्या है? गलत है। अगला कह रहा है विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। जी नहीं, अभी हमने पिछला क्वेश्चन में देखा था कि बालक का विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखा जो इस हिसाब से हमारा आंसर 1 होगा। 44 नंबर क्वेश्चन जो है देखने से पहले आप लोग पहले लिखिएगा कि प्रश्न पूछने वाला उत्तर होता है। लिखिएगा प्रश्न पूछने वाला उत्तर होता है। लिखिए प्रश्न पूछने वाला उत्तर होता है। अब अगला लिखिएगा उत्तर पूछने वाला, लिखिएगा उत्तर पूछने वाला उत्तर नहीं होता है। क्या आपने लिख लिया दोनों बातों को? हमने कहा था उत्तर पूछने वाला उत्तर नहीं होता है। हमने आपको क्या बताया अभी कि प्रश्न पूछने वाला उत्तर होता है। क्यों? क्योंकि बालक यदि प्रश्न पूछता है तो उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी होती है वो बाप को बताना चाहता है, वो अपने अंदर क्यूरियोसिटी को जगाता है। लेकिन वो उत्तर पूछ रहा है तो भला वो बालक खुद से तो प्रयास नहीं किया। इसलिए कहते हैं कि जब भी आपके उत्तर में उत्तर रहे, उत्तर मतलब बुझ रहे हैं ना, कि जब ऑप्शन रहे, कोनो ऑप्शन में से हमारा उत्तर होगा। जब उत्तर में अगर लिखा मिल गया कहीं उत्तर तो वह उत्तर नहीं होता है, अर्थात क्या होता है? गलत होता है। लेकिन क्या प्रश्न पूछना रहेगा तो सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है। तो प्रश्न पूछने वाला उत्तर होता है। तो आइए प्रश्न को देखिए। कह रहे हैं बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल गलत बात। अभी हमने कहा प्रश्न पूछने की अनुमति देना चाहिए। प्रश्न पूछने वाला उत्तर होता है, प्रश्न पूछने नहीं वाला उत्तर नहीं होता है। आगे देखिए, पूछने से रोकना चाहिए। गलत बात। लिखिएगा, पहले लिख लीजिए कि रोकने या बाधा वाला उत्तर नहीं होता है। रोकना या बाधा वाला उत्तर नहीं होता, क्योंकि रोकते हैं यह भी बात गलत है और बाधा करते हैं यह भी बात गलत है। तो इसलिए हमने कहा कि रोकने या बाधा वाला उत्तर नहीं होता है। तो यह बात भी पूरी गलत है, यह बात भी गलत है। फिर कह रहा है पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। अब पहले आप लोग लिखिएगा, मैंने यहाँ पर जो हतोत्साहित लिखा है सेम एज इट लिखिएगा। हतोत्साहित वाला उत्तर नहीं होता है। लिखिएगा हतोत्साहित वाला उत्तर नहीं होता है। फिर अगला लिखिएगा प्रोत्साहित वाला उत्तर होता है। प्रोत्साहित में बात कर रहा हूं, यहाँ तो साहित है ना, ऐसे ही प्रोत्साहित वाला उत्तर होता है। प्रोत्साहित वाला उत्तर होता है। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। प्रोत्साहित का मतलब होता है किसी को हम जो है मनोबल बढ़ाते हैं, मनोबल को बढ़ाते हैं कि बेटा तू यह काम कर सकते हो, करके तो देखो, शुरू तो करो, तो शुरू करेगा और इसको मोटिवेट किए, अंदर से जगाए, तो इसको कहते हैं प्रोत्साहित। लेकिन उसी का उल्टा क्या हो जाएगा? हतोत्साहित
हतोत्साहित, मनोबल को घटाना अर्थात मनोबल को डाउन करना। तो मनोबल को डाउन करना क्या हो जाएगा, हतोत्साहित, और मनोबल को बढ़ाना क्या हो जाएगा, प्रोत्साहित। तो क्या आप ही बताइए, हतोत्साहित होना चाहिए कि प्रोत्साहित होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए सही बात, प्रोत्साहित, अर्थात प्रोत्साहित वाला उत्तर होता है और हतोत्साहित वाला उत्तर नहीं होता है। तो क्या अब आप ही बताइए कि बालक को कक्षा में क्या प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या करनी चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसलिए अभी हमने लिखाया था कि बालक को प्रश्न पूछने वाला उत्तर होता है। तो चलिए यह भी ऑप्शन क्या हमारा हो गया, गलत हो गया। पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, प्रेरित को ही कहते हैं प्रोत्साहित। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा, 4 होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 45 नंबर। 45 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? यह क्वेश्चन कल रिपीट हुआ था, याद है ना? मैंने कहा था कि घटित का मतलब घटना नहीं, कमना नहीं, बल्कि वो काम हो जाना या प्रक्रिया है ना, ये हुआ यहाँ पर घटित का मतलब। तो कह रहा है कि निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि व विकास तीव्र गति से होता है? तो हमने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में, अगर याद करिए तो मैंने क्या कहा था कि बालक में जो है शैशवावस्था में विकास तेजी से होता है, फिर बाल्यावस्था में क्या हो जाता है, धीमा हो जाता है, और फिर किशोरावस्था में क्या हो जाता है, तेज हो जाता है। तो हमने क्या कहा कि बालक का जो विकास होता है, बालक का जो विकास होता है वो क्या होता है, तो शैशवावस्था में तेज रहता है, फिर बाल्यावस्था में क्या होता है, थोड़ा धीमा हो जाता है, और फिर किशोरावस्था में क्या होता है, तो तेज होता है। तो इस हिसाब से हमें बताइए, इस हिसाब से हमें बताइए कि क्या होगा। तो हमने आपको क्या बताया था कि बालक जो शैशवावस्था जो होता है वो शैशवावस्था का उम्र कितना होता है? तो शैशवावस्था का उम्र हमने बताया था 0 से 6, और इसी को हम लोगों ने 2 भाग में बांटा था। किस किस में बांटा था? तो एक बांटे थे आपका शैशवावस्था में, किसमें, तो शैशवावस्था में, और शैशवावस्था का जो उम्र होता है वो कितना होता है, तो 0 से 2 होता है। और एक बांटे थे अपन किसमें, तो प्रारंभिक बचपन में। किसमें बांटे थे? प्रारंभिक बचपन में, या प्रारंभिक बचपन को ही अपन क्या कहते हैं, तो पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। तो पूर्व बाल्यावस्था का उम्र कितना होता है, तो 2 से 6 होता है, और शैशवावस्था का उम्र कितना होता है, 0 से 2 होता है। तो बताइए आप हमें कि शैशवावस्था 0 से 6 बताए थे, और इसी का 2 भाग है आपका क्या, शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो क्या आप हमें बताएं, क्या शैशवावस्था यानी 0 से 2 में बालक का विकास तेजी से होता है, और क्या प्रारंभिक बचपन में मंद हो जाता है? जी नहीं, बाल्यावस्था में जाकर के मंद होती है, शैशवावस्था में मंद नहीं होती है। अर्थात 0 से 6 में बालक का विकास तेजी से चलता है। कैसे चलता है? तेजी से चलता है। और जो है फिर बाल्यावस्था में अर्थात 6 से 12 में क्या हो जाता है, तो धीमा हो जाता है, और फिर किशोरावस्था में क्या हो जाता है, तो तेज हो जाता है। तो आप बताइए इस हिसाब से हमारा आंसर कौन सा होगा? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था तो होगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या मध्य बचपन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो जो मध्य बाल्यावस्था का उम्र होता है कितना, मध्य बाल्यावस्था का उम्र होता है 6 से 9, और 6 से 9 वाला होगा नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर मध्य बाल्यावस्था तो होगा नहीं, किशोरावस्था तो होगा, लेकिन वयस्कावस्था होगा नहीं। तो इस हिसाब से लग रहा है कि हमारा आंसर क्या होगा, तो 4 होगा, क्योंकि शैशवावस्था का उम्र 0 से 2 और प्रारंभिक बाल्यावस्था का उम्र जो है 2 से 6, और इसका मतलब है कि 0 से 6 में आया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, सही होगा। क्या आंसर सही होगा? तो 4 नंबर आंसर सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। अब प्राथमिक विद्यालय कहने का तात्पर्य क्या, 1 से 5वीं या नहीं तो 6ठी से 8वीं तक अपन कह सकते हैं, लेकिन प्राथमिक का तात्पर्य वैसे 1 से 5वीं ही होता है। तो देखिए प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर है तो कंफर्म 1 से 5वीं ही होगा। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे, यानी सबसे बढ़िया तरीका से सीखेगा। कहाँ? जहाँ पर बालक को ऐसा लगे, जहाँ पर बालक को ऐसा लगे कि मुझे जो है सम्मान दिया जा रहा है, मुझे अहमियत दिया जा रहा है, मुझे वैल्यू दिया जा रहा है, मेरे विचारों को तवज्जो दिया जा रहा है, तो समझिए वहां पर बालक क्या करेगा, अच्छा से सीखेगा। लेकिन कहेगा क्या कि बालक कोई प्रश्न पूछना चाहेगा, उसको दबा देगा, बैठो रे, तो ज्यादा जानता है क्या, तो फिर क्या बालक के अंदर जो इच्छा प्रश्न पूछने की है या फिर कोई जिज्ञासा है, क्या वो बाहर निकल पाएगी? नहीं निकल पाएगी। तो इसीलिए कहते हैं बालक के लिए जो है विद्यालय में कैसा माहौल बनाना चाहिए, तो जिससे बालक अपने आप को सहज महसूस करे। क्या महसूस करे? सहज महसूस करे। तो ऑप्शन को देखिए क्या कह रहा है कि सबसे प्रभावी ढंग से कहाँ सीखेगा।
जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, बिल्कुल सही बात है। और वे अनुभव करते हैं कि महत्वपूर्ण है, पूरा पूरी सही बात है ना। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन एक ही लग रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ क्या कि चारों ऑप्शन सीटेड में देखना होता है, फिर एक नज़र दे देते हैं। देखिए कि जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत बात। एकाधिकार मतलब शिक्षक जो कहेगा वही, शिक्षक का अधिकार पालन होगा, जी नहीं। शिक्षक का एकाधिकार मतलब शिक्षक जैसा निर्देश देता है, शिक्षक जैसा आदेश देता है, क्या वैसा करना चाहिए, क्या वैसा करेगा बालक, जी नहीं। बालक क्या है, भगवान है, और भगवान को भला हम आप ऑर्डर देंगे कि कैसे करना है, यह पूरा पूरी क्या है, गलत बात है। तो आप ऐसे करें, पहले लिखिएगा क्या लिखना है कि आदेश या निर्देश वाला उत्तर नहीं होता है। लिखिएगा आदेश या निर्देश वाला उत्तर नहीं होता है। क्या लिखना है, आदेश या निर्देश वाला उत्तर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी हो मतलब केवल शिक्षक का चलता हो, पूरा पूरी क्या है, गलत बात है। आदेश देता है, पूरा पूरी गलत बात है। अगला ऑप्शन देखिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है। मतलब कह रहा है पढ़ने लिखने और गणित, क्या समझने में नहीं, क्या हमें जो है बोलने में नहीं, सब में होना चाहिए, और केवल तीनों को विषय पर करा है बल देने के लिए। तो बालक क्या अपने आप उसका बालक का जो विकास हो वो बेहतर होगा, जी नहीं, पूरा पूरी क्या है, गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो एक होगा। जहां पर बालक अपने आप को सहज महसूस करता है, जहां पर लगता है कि हमारा जो है भी वैल्यू दिया जा रहा है, वह बात क्या होता है, तो सही होता है। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 47 में कि मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है। तो हमने बताया था मनोविज्ञान मतलब मन के बातों को जानने वाले को ही मनोविज्ञान कहते हैं, यानी जिस विज्ञान में मन के बातों को जानते समझते उसे क्या कहते हैं, तो मनोविज्ञान कहते हैं। और आप हमें बताएं कि मनोविज्ञान का अध्ययन हम लोग किसके अंतर्गत करते हैं। तो हमने आपको बताया था किसके अंतर्गत, तो मनोविज्ञान में बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो भला इस समय कोई ऑप्शन को अपने पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा आंसर क्या होगा, 4 होगा, हमारी व्यवहार का, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपके नोट्स में यह बात लिखा भी है बढ़िया से। आइए अगला बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना, तो 48 में कह रहे हैं कि अमूर्त अनुभव किस अवस्था की विशेषता है। तो आपने पढ़ा है ना, अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो दिखता है वो, जी नहीं, जो नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है उसको क्या कहते हैं, अमूर्त। तो हमने आपको बताया था कि जो है बालक मूर्त अवस्था में, यानी बोले तो जो बाल्यावस्था होती है उस अवस्था में बालक जो है जो कुछ देखता है उसी के बारे में समझता है, उसी के बारे में सोचता है। लेकिन जो ही बालक किशोरावस्था में जाता है तो जो चीज को नहीं देखता है उसके बारे में भी सोच समझ लेता है। तो क्या आप हमें बताएंगे अमूर्त अनुभव, क्या जो दिखता है यह हुआ, नहीं, जो नहीं दिखता है, अर्थात अमूर्त का मतलब अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष किसकी अवस्था में जाता है, किशोरावस्था में जाता है। किस अवस्था में जाता है, किशोरावस्था में जाता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। अब देखिए भला किशोरावस्था ऑप्शन है नहीं तो ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। संपूर्ण बाल्यावस्था तो बाल्यावस्था ही हुआ, पूर्व बाल्यावस्था मतलब प्रारंभिक बचपन हुआ, उत्तर बाल्यावस्था मतलब 9 से 12 हुआ, और उत्तर बाल्यावस्था के बाद मतलब उत्तर बाल्यावस्था के बाद कथी आएगा, किशोरावस्था आएगा। तो यही तो कहना चाह रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है ना, इसलिए बढ़िया से देखना होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 49 नंबर पे कह रहे हैं कि अगर शिक्षण के लक्ष्य को निर्देश दिया कि इस चित्र को देखकर इसके बारे में इसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। मतलब जो है शिक्षण मतलब पढ़ाई के दौरान जो है बालक को एक चीज के बारे में निर्देश दिया जा रहा है, क्या कि एक चित्र को देखना है और उसके बारे में जो है इसकी विशेषता के बारे में बताना है। तो यह बात सही है कि क्योंकि कहा जा रहा है बालक को बताने के लिए, तो यह बात पूरा पूरी सही है, क्योंकि बालक यहाँ पर अभिव्यक्त करेगा, बालक काम कर रहा है। तो यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन यह पूछ रहा है, तो देखिए यहाँ पर कंडीशन है कि चित्र है तो चित्र को देखिएगा, इस हिसाब से देखिए ऑप्शन में कहाँ है। ऑप्शन देखा जाए तो कह रहे हैं अमूर्त चिंतन, जी नहीं, जो देखते हुए चिंतन करता है तो वाला वो अमूर्त होगा, नहीं होगा। परोक्ष का मतलब होता है क्या कि जो हमारे सामने में नहीं बल्कि हमारे सामने से हट के, लेकिन चित्र के यहाँ पर देख के बात कर रहा है तो देख के करेगा तो परोक्ष होगा, नहीं, तो यह भी बात गलत है। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, सामने, प्रत्यक्ष मतलब सामने, अबोध माने समझ, तो कहिए तरह है कि देखिए समझिए इसके बारे में बताइए, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 50 में
कि वातावरण के संपर्क में आने से क्या विकसित होता है। अगर आप वातावरण के संपर्क में आएंगे तो क्या विकसित होगा, ये विकसित होगा। क्या से विकसित होगा, तो देखिए कह रहे हैं क्या जन्मजात प्रेरक होगा, जी नहीं। क्या अर्जित प्रेरक, अर्जित का मतलब होता है अर्जन करना, बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग वातावरण के में आते हैं अर्थात इस परिवेश में आते हैं तो हम क्या करते हैं, चीजें को अर्जित करते हैं अर्थात चीजें को सीखते हैं, है ना। यह बात तो सही है। क्या मानसिक प्रेरक को अर्जित करेंगे, जी नहीं। क्या शारीरिक होगा, जी नहीं। हम क्या करते हैं तो अर्जित करते हैं, कोई चीज को अर्जित करते हैं। इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, 2 होगा, अर्जित प्रेरक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है कि किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की ओर और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो हमने ये बात बताया ही है कि बालकों में नई खोज करने की प्रवृत्ति, है ना, निस उद्देश्य भटकने की प्रवृत्ति। कोई काम काज है लेकिन बउआ रहे हैं, है कि नहीं। जैसे आप लोग कभी कभी फील किए होगा, बउआ से कभी स्कूल से आता हो 6ठा 7वां का बउआ, आप पूछते होइएगा कि बेटा कहाँ जा रहे हो, तो नहीं कहते मम्मी आ रहे हैं, है ना। मतलब नहीं कहते मतलब कहते कि निस उद्देश्य कोनो काम है नहीं है, जहीं पटा रहे अपना घूम रहे हैं, ठीक है। तो यह किस अवस्था का गुण है, तो यह बाल्यावस्था का गुण है। किस अवस्था का गुण है, बाल्यावस्था का गुण है। आप लोगों ने बढ़िया से इस बात को पढ़ा है। तो बाल्यावस्था को क्या, बाल्यावस्था तो इसमें है नहीं, बाल्यावस्था होना चाहिए 6 से 12 या 11, तो है नहीं, लेकिन उत्तर बाल्यावस्था है, इसका मतलब 9 से 12। ये तो शास्त्रावस्था वैसे ही कट गया, पूर्व बाल्यावस्था कट गया, उपयुक्त में से कोई होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि यह भी तो बाल्यावस्था का ही ना पार्ट है, इसलिए। आइए 52 नंबर में क्या कह रहा है कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है। तो कई बार पढ़ा जैसे किशोरावस्था कहा जाता है। देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल सही बात। अमूर्त मतलब जो दिखता नहीं है, उसके बारे में भी संक्रिया कर लेता है, उसके बारे में क्रिया करके कामकाज कर लेता है, तो यह बात बिल्कुल सही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बिल्कुल सही बात है। औपचारिक भी होता है किसका, तो किशोरावस्था को ही कहा जाता है। क्या इसको कहा जाता है, किशोरावस्था को ही औपचारिक अवस्था कहा जाता है। अगला है किशोरावस्था, किशोरावस्था तो बिल्कुल सही बात है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो आंसर नंबर 4। अगला देखिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हो, आप चाहते हैं कि बच्चे विद्यालय की ओर आकर्षित हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा उपयुक्त मतलब महत्वपूर्ण कौन सा है, यानी क्वेश्चन पॉजिटिव है। अब देखिए बच्चों के लिए उनके घर पर कंप्यूटर इंतजाम कराना। अच्छा एक बात बताइए भला, उपस्थित करवाना है विद्यालय में और घरे पर कंप्यूटर व्यवस्था कर देंगे कि बउआ विद्यालय आएगा, काहे आएगा, तो यह बात गलत है। बच्चे के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री को बेहतर करना, बिल्कुल सही बात है। शिक्षण मतलब होता है पढ़ाना, शिक्षण मतलब पढ़ाना, अधिगम मतलब सिखाना और या फिर सीखना, और सामग्री मतलब वस्तु, अर्थात बच्चों के लिए पढ़ने पढ़ाने की यदि वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाए तो स्वाभाविक सी बात है क्या करेगा, तो बालक डेली पढ़ने के लिए आएगा। तो यह बात तो बिल्कुल सही है। बच्चे का विद्यालय नहीं आने पर प्रतिदिन फाइन लगाना चाहिए, जी कतई नहीं होगा, यह बात गलत है। तो इस बात को लिखिएगा कि फैन लगाना लिखिएगा, फैन लगाना, इसी बात को कहते हैं जुर्माना देना। इसी बात को क्या कहते हैं, जुर्माना देना। तो ऐसे लिख सकते हैं फैन लगाना या जुर्माना लगाना, फैन लगाने या जुर्माना लगाने वाला उत्तर नहीं होता है। फैन लगाने या जुर्माना लगाने वाला उत्तर नहीं होता है, इस बात को लिखिएगा। क्या कह रहे हैं कि फैन लगाने या जुर्माना लगाने वाला उत्तर नहीं होता। तो इस हिसाब से ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। बच्चे के स्कूल में फिल्म दिखाना चाहिए। देखिए फिल्म दिखाना सही बात है, फिल्म दिखाना सही बात है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन कौन है, 2 है कि बच्चों के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री को बेहतर करना। जब शिक्षण अधिगम सामग्री बेहतर हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है क्या, तो बालक को पढ़ने में मन लगेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए। क्या करें 54 नंबर कि निम्नलिखित में से क्या एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। एनसीएफ क्या है, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन एनसीएफ को आप ऐसे समझ लीजिए। जैसे हम लोग जो है जाते हैं भगवान को पूजा करने के लिए, तो भगवान कहाँ रहता है, मंदिर में। कहाँ रहता है, मंदिर में। और मंदिर क्यों बनाया जाता है, ताकि
इसीलिए भगवान को धूप ना लगे, भगवान को पानी ना लगे, भगवान छाँव में रहे, है ना, भगवान को जो है किसी बाहरी चीज़ों से जो है बचाया जा सके, इसीलिए ना। तो बस वही काम करता है कौन, एनसीएफ बच्चा के लिए। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं क्या, बाल विकास, तो बाल विकास का भगवान कौन है, बालक है, और बालक का मंदिर कौन है, एनसीएफ है। बालक का मंदिर कौन है, एनसीएफ है। एनसीएफ हर संभव प्रयास करेगा कि बालक को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पढ़ा जाए। कहते हैं ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, बिल्कुल सही बात। कल हमने पहला ऑप्शन में बताया था कि बाहरी दुनिया से जोड़ने वाला उत्तर होता है, या फिर दैनिक जीवन से जोड़ने वाला उत्तर होता है। तो यह पूरी बात क्या है, सही है। अगला देखिए क्या कह रहा है कि पढ़ाई को रटने की प्रणाली से जोड़ना चाहिए, यह बात गलत है। लिखिएगा कि रटने वाला उत्तर नहीं होता है, रटने वाला उत्तर नहीं होता है। रटने को क्या कहते हैं, याद करना। रटने को क्या कहते हैं, याद करना। तो इस बात को आप चाहें तो ऐसा लिख लीजिए, फिर से लिखिएगा कि रटने कॉमा याद करने, पहले मैंने कहा रटने कॉमा याद करने कॉमा स्मरण करने वाला उत्तर नहीं होता है, अर्थात याद करने वाला या स्मरण वाला या रटने वाला उत्तर नहीं होता है। यह बात गलत है। तो कह रहा है कि पढ़ाई को रटंत प्रणाली से जोड़ा जाए, यह बिल्कुल गलत बात है, और ऑप्शन अपन को गलत मांग रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला ऑप्शन को भी देखा जाए कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, बिल्कुल पूरी सही बात है। अब आप समझिएगा कि पाठचर्या क्या है और पाठ्य पुस्तक क्या है। देखिए पाठ्य पुस्तक मतलब होता है विषय वस्तु, पाठ्य पुस्तक मतलब विषय वस्तु, और पाठचर्या का मतलब होता है विषय वस्तु के अलावा आपका जो व्यवहारिक कामकाज है, दोनों आपका व्यवहारिक कामकाज प्लस विषय वस्तु को बोलते हैं पाठ्यचर्या, और पाठ्यक्रम को बोलते हैं केवल व केवल विषय वस्तु। तो बालक को केवल व केवल विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित कराना चाहिए कि विषय वस्तु के साथ साथ व्यवहारिक चीजों पर भी ध्यान केंद्रित कराना चाहिए। बताइए, दोनों चीज पर ध्यान केंद्रित कराना चाहिए ना। तो इसीलिए कहते हैं कि पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यह बात भी क्या है, सही है। अगला देखिए कि कक्षा को गतिविधियों से जोड़ा जाए एवं इसे लचीला बनाया जाए, पूरी क्या है, सही बात है। इस बात को क्या करना है, लिखना है। लिखिए कि लचीला वाला उत्तर होता है, लिखिएगा लचीला वाला उत्तर होता है, लिखिए। तो कक्षा में गतिविधि से जोड़ा जाए, गतिविधि का मतलब होता है क्रियाकलाप, गतिविधि का मतलब होता है क्रियाकलाप, अर्थात बालक जब स्वयं से कोई कामकाज करता है उसे क्या कहते हैं, गतिविधि, मतलब स्वयं से काम कर रहा है, और गतिविधि से जोड़ा जाए पूरी क्या है, सही बात है। लचीला का मतलब होता है बालक को कम से कम इस कदर छूट दिया जाए कि बालक अपने दिमाग का प्रयोग कर सके, इतना भी न टाइट कर दिया जाए कि अपना दिमाग का प्रयोग करे ही नहीं, हमेशा डरे कि हमसे कहीं गलती हो जाए तो पिटाई लगेगा, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। लचीला देना चाहिए, मतलब थोड़ा सा छूट देना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा यह भी ऑप्शन सही है, लेकिन अपन को क्वेश्चन चाहिए गलत, क्वेश्चन है गलत, तो आंसर चाहिए गलत वाला, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कितने नंबर, 2 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है कि विकास की किस अवस्था में बालक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान को अपना आदर्श मानता है तथा उसके जैसे ही अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। ये बात हमने तो बताया ही है। किस अवस्था का गुण है, तो किशोरावस्था का गुण है। किस अवस्था का गुण है, तो किशोरावस्था का गुण है। क्यों, क्योंकि बालक जो है प्रसिद्ध व्यक्ति या अपने किसी अन्य जो है प्रसिद्ध व्यक्ति या विद्वान को क्या कर लेता है, तो अपना आदर्श मान लेता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, तो किशोरावस्था होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3 होगा। अगला देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, तो सामाजिक प्राणी है, आपके अनुसार बालक का समाजीकरण किस अवस्था में होता है, बालक का समाजीकरण किस अवस्था में होता है। तो हमने आपको बताया था कि बालक का समाजीकरण कब से शुरुआत होती है, तो शैशवा अवस्था से, और समाजीकरण कब तक चलती है, तो मृत्यु पर्यंत तक, क्योंकि जब शैशवा अवस्था होता है उसी समय से बालक में समाजीकरण शुरुआत हो जाती है, और जब बालक का मृत्यु हो जाती है तब तक जो है बालक में समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसीलिए समाजीकरण की प्रक्रिया क्या पूर्व बाल्यावस्था में, क्या पूर्व किशोरावस्था में, क्या किशोरावस्था में, या उपयुक्त में से सभी में, तो उपयुक्त में से सभी में क्या चलती है, तो बालक के अंदर समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर। कह रहे क्या, नैतिकता का होना कौन सी अवस्था की विशेषता नहीं है। तो हमने बताया था नैतिकता का मतलब क्या होता है, अच्छा या बुरा, अच्छा या बुरा, सही या गलत। तो बताइए नैतिकता किस अवस्था में नहीं होता है, अच्छा या बुरा किस अवस्था में नहीं समझता है, तो 0 से 2 बरस में, 0 से 2 बरस में, अर्थात क्या हो जाएगा, तो शैशवा अवस्था। मतलब शैशवा अवस्था में वाला क्या अच्छा या बुरा समझेगा, कुछ समझेगा क्या, नहीं समझेगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं 58 नंबर। देखिए कि जोन्स ने केवल 3 चरणों में मानव विकास का अध्ययन किया है। अब वो कौन कौन चरण किया है, तो देखिए वो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उनके अनुसार बाल्यावस्था का काल है। यानी एक व्यक्ति, जोन्स एक व्यक्ति है जिन्होंने 3 चरणों में मानव का विकास का अध्ययन किया है। क्या क्या, तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो बताइए कि जोन्स के अनुसार जो है बाल्यावस्था का काल क्या होगा, तो वही होगा जो बाकी सभी के अनुसार होता है। तो देखिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बनाना होगा। तो देखिए कहते हैं 2 से 7, ये 2 से 7 कहते नहीं होगा, क्योंकि 2 से 6 हो जाता है किसका, प्रारंभिक बचपन का। 5 से 13 हमने आपको क्या बताया था, ध्यान से समझिए। बाल्यावस्था को हम बताए थे या तो हो जाएगा 5 से 11 या 5 से 12, या हमने बताया था 6 से 11 या 6 से 12। इसका मतलब है कि 5 से कमना नहीं चाहिए और 12 से बढ़ना नहीं चाहिए, एक बीच वाला मामला होगा। तो आप थोड़ा सा मामला को बनाइए, 5 से कम गया, कट गया, 5 है ठीक बात है, लेकिन 13 हो गया तो कट गया, 7 है तो बात ठीक लग रहा है, लेकिन 12 है तो यह ठीक है, लेकिन यहाँ पर 6 और 5 में अंतर होना चाहिए, ना कि होना चाहिए 7 में। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 5 से कितना हो जाएगा 12। और इसलिए हमने अभी भी लिखा था क्या कि बाल्यावस्था की उम्र 5 से 11 या 5 से 12, 6 से 11 या 6 से 12, ये चारों का चारों हो सकता है। और आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर लगाना होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस बात को समझे, कतई 5 से 13 ना लगाएंगे, ठीक है सर 7 से 12 तो लगा सकते हैं ना, नहीं लगाएंगे, न 5 से कम न 6 से ऊपर, तो जाना कहाँ है, न 5 और 6 के बीच रहना है, और इधर जाना है 11 और 12 के बीच रहना है, ठीक है। तो चलिए इस हिसाब से हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखा जाए, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है, तो 59 है। 59 में क्या कह रहा है, देखिए कि इनमें से किस अवस्था में बच्चा विश्वास और अविश्वास की भावना खूब नहीं होगा बल्कि खुद होगा, खुद विकसित नहीं विकसित करने लगता है, और यह अन्वेषण भी शुरू कर देता है। तो बालकों के अंदर विश्वास व अविश्वास की भावना किस अवस्था में होती है, तो हमने आपको बताया था किस अवस्था में, क्या शैशवावस्था में, नहीं तो किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में कौन बाल्यावस्था में, तो पूर्व बाल्यावस्था में। कौन बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। क्यों, क्योंकि शैशवावस्था नॉर्मली पूछा जाए तो 0 से 2, जब ऑप्शन में 0 से 2 का बात न रहता है तब अपन लेते हैं 0 से 6। तो इस कंडीशन में जब ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है 2 से 6 वाला, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। एक एक बात को अपन लोग पढ़ लिए हैं बढ़िया से, है ना। आइए अगला क्वेश्चन 60 नंबर देखते हैं। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमने आपको बता रखा है, अगर याद हो आप लोगों को। तो कितने बरस में लड़का और लड़कियों के जो है मांसपेशियों में वृद्धि में अंतर होती है, दोनों बात बताए तो नहीं बताइए तो। हमने आपको बताया था ना, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इस बात को। हमने आपको क्या बताया था कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन ना मिस है। देखिए क्या है मिस, कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच यहाँ पर होना चाहिए था डॉट डॉट की अपेक्षा डॉट डॉट की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो बताइए हमने एक बात बताया था ना, क्या बताया था कि बालक के अंदर 12 से 14 वर्ष जो होती है ना, उसमें लड़कियों की मांसपेशियों व शारीरिक वृद्धि जो है अत्यधिक तेजी हो जाती है। लेकिन वहीं पर लड़का में बात किया जाए तो लड़का में कितना, तो 14 से 18 वर्ष में जो है वो क्या वृद्धि व विकास तेजी से होता है, अर्थात वृद्धि व मांसपेशियों जो है तेजी से विकसित होती है। तो इसी बात को थोड़ा सा समझिए कि 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच हमने कहा कि किसके, तो देखिए 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डॉट डॉट की अपेक्षा डॉट डॉट लंबाई व मांसपेशियों में तेजी होती है। मतलब 12 से 14 में कक्कर होता है तेज, तो लड़का का लड़की का, तो लड़की का। तो यहाँ पर करें 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़की की अपेक्षा लड़का में लंबाई अधिक, ना गलती हो जाएगा, यह अपेक्षा वाला मामला को समझिएगा।
कह रहे 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़के की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, देखिए यहाँ पर अगर लिख दूं लड़के की अपेक्षा, यहाँ पर लिख दूं लड़की की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। अब बात सही हुआ। अगला देखिए 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डॉट की अपेक्षा डॉट की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है। तो बताइए 14 से 18 में किस में तेजी से बढ़ता है, लड़का में ना। तो देखिए 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़की की अपेक्षा, क्या अपेक्षा, लड़की की अपेक्षा लड़कों की लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। इसका मतलब हमको देना पड़ेगा यहाँ पर लड़की, यहाँ पर लड़की और इधर हो जाएगा लड़का। तो इस हिसाब से पहले लड़का तो लड़की, फिर लड़की, फिर लड़का। पहले लड़का किधर है, पहले लड़कियां हैं, गलत बात, लड़का है, लड़का है। आइए अब अगला नंबर में क्या था, लड़की था, तो लड़की है, लड़की है। अब अगला देखना पड़ेगा, फिर लड़की था, लड़का नहीं था, फिर दोबारा में क्या था, लड़की था। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि 12 से 14 वर्ष में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लड़कों की जो है लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि देखने को मिलता है। वहीं 14 से 18 वर्ष में लड़कों में जो है लड़कियों की अपेक्षा लंबाई व मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमने इस बात को बढ़िया से पढ़ा था अपने लोग, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए, कह रहा है कि विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अच्छा, असत्य नेगेटिव बात की पॉजिटिव बात, असत्य नेगेटिव या पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, यह नेगेटिव बात हो जाएगा। तो देखिए कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, चिंतन करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही होता है। बिल्कुल सही बात है। जहां दिमाग लगाने की बात वहां पर क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास होगा। लेकिन अपना क्वेश्चन मांग रहा है गलती आंसर, यह ऑप्शन भले ही सही है लेकिन आंसर यह नहीं होगा। अगला देखिए, भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। हाँ है, यह बात ठीक ही कह रहा है। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होता है। यही बात तो गलत है, यही बात तो गलत है। आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए, भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से नहीं होता है। प्रकार माने गति, तरीका से नहीं होता। हमने बताया था सभी बालकों में अपनी व्यक्तिगत होती है, यानी अपने अनुसार उसका विकास होती है, कतई नहीं समान प्रकार से बालक के अंदर विकास होगा। तो यही बात क्या है, गलत है। ये बात को हमने पीछे बढ़िया से बताया था, इसलिए यहाँ पे बस इतना कह के चल रहा है आगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर से मैं कहूँ कि बालक के अंदर जो है क्या तो भाषा का विकास, बालक के अंदर जो है भाषा का विकास हो या कोई भी विकास हो, वो बालक में जो है क्या होती है, तो समान प्रकार से नहीं होता है। बात क्लियर है क्या। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर आइए 62 पर। तो 62 देखिए क्या कह रहा है कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। कह रहा है कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाए। तो समझिए किन बातों को शामिल किया जाएगा। आयु के साथ होने वाली परिवर्तनों का क्या स्वरूप होता है, बिल्कुल सही बात है, शामिल करेंगे वाला। बालकों में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है, बिल्कुल सही बात है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार से आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होता है, यह भी सही बात है। तो बालक के अध्ययन में तो हम सभी बातों पर ध्यान रखेंगे, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, सभी हो जाएगा। अगला देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने उनमें से क्या चुनेंगे। देखिए मेरे प्यारे मास्टरनियों, एक बात को थोड़ा सा समझना होगा आपको। क्या समझना होगा, तो जब यह क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था, मैं यहाँ पढ़ते पढ़ते भूल गया और क्वेश्चन भूल गया, पूरा समझ में नहीं आया। लेकिन समझ में नहीं आया तो फिर भी एक बार ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, आइडिया लग जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। इतना तो पता चल रहा है कि क्वेश्चन पॉजिटिव बात कह रहा है। तो देखिए
कह रहे हैं क्या कि प्रत्येक माह में उनकी लंबाई मापेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन मापेंगे। अगर ऑप्शन पढ़ेंगे तो आइडिया लगेगा, लेकिन क्या है कि एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको कहने लगा तो मैं खुद ही क्वेश्चन भूल गया वाला है ना। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं क्या कह रहे हैं कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार कराना चाहते हैं। मतलब 6 महीना के अंदर बालक के अंदर क्या विकास होता है, इसका रिपोर्ट तैयार करना है। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? तो देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक माह उनकी लंबाई को मापेंगे। क्या लंबाई को मापेंगे तो क्या इससे विकास पता चल जाएगा? नहीं। इससे क्या पता चलेगा? वृद्धि पता चल जाती है। यह ऑप्शन नहीं होगा। प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, जी नहीं, है तो बहुत गलत बात है। प्रत्येक माह उनकी रुचियां, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाली परिवर्तनों की जांच करेंगे और इसी अनुसार हम बालक का क्या कर सकते हैं, तो विकास का एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। फिर अगला करें कि प्रत्येक माह में उनके शारीरिक आकार में होने वाली परिवर्तनों की जांच करेंगे, यह भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। 64 नंबर में देखिए, ठीक है, बस 75 नंबर का क्वेश्चन करके छोड़ देंगे ना, 75 नंबर तक कर लेते हैं। कह रहे क्या 64 नंबर क्वेश्चन कि वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वृद्धि और विकास के संदर्भ में पूछ रहा था, तो देखा जाए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है। यहाँ बात सही है। हमने आपको बताया था कि वृद्धि बढ़ा कि विकास बढ़ा, मतलब वृद्धि बढ़ा या विकास बढ़ा, तो हमने बताया था विकास बढ़ा होता है, वृद्धि उसका भाग होता है। और यह भी यहीं पे कह रहा है कि वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। जी नहीं, कतई नहीं। वृद्धि क्या होता है, सीमित होता है। वृद्धि क्या होता है, सीमित होती है। बालक के परिपक्व हो जाने के बाद रुक जाती है, अर्थात वृद्धि सीमित समय तक चलती है, जिंदगी जीवन पर्यंत नहीं होती। हाँ, विकास जीवन पर्यंत होती है, लेकिन वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। तो यह बात तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे कह दिया वृद्धि असीमित है, कहते नहीं, वृद्धि सीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, बिल्कुल सही बात। एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि विकास अपने आप में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग होता है। अगला, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालकों के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, बिल्कुल सही बात है। विकास जो है बालक में जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन वृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो कब तक चलती है, तो जब बालक परिपक्व हो जाती है तब तक। तो इस हिसाब से हमारा बी और सी नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 75 नंबर क्या कह रहा है, सॉरी 65 नंबर क्या कह रहा है कि जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थितियों के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को क्या कहते हैं? तो बताइए मेरे प्यारे मास्टरनियों, हमने आपको क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि जो समस्या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर जो निर्णय लेता है, निर्णय लेने के लिए क्या दिमाग लगाना पड़ता है ना। और जब भी दिमाग लगाने की बात हो तो कौन सा विकास, तो संज्ञानात्मक विकास होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आइए आगे देखिए, मैंने कल भी बताया था कि बालक के विकास के सभी आयाम एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष क्षेत्र जो है अलग अलग होती है। जैसे दिमाग लगाने की बात हो तो संज्ञानात्मक, जहां पर समाज की बात हो तो सामाजिक, जहां पर भाषा की बात हो तो भाषिक। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितनी होगी, तो 66 में। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो कह रहे हैं कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? तो देखिए, क्या किशोरावस्था से, क्या वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से या बाल्यावस्था से। तो हमने आपको क्या बताया था कि बालक के अंदर अधिगम की जो प्रक्रिया है वो जन्म के तुरंत बाद से ही शुरुआत हो जाती है। कब से शुरुआत होती है? जन्म के तुरंत बाद से शुरुआत होती है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो शैशवावस्था हो जाएगा। कौन सा होगा? शैशवावस्था होगा। आगे देखा जाए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक उपयुक्त है? सर्वाधिक मतलब क्या होता है? सबसे अधिक, और उपयुक्त मतलब सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पाठचर्या सर्वाधिक, मतलब कौन सी विषय वस्तु बढ़िया होगा? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल
अनुकूल। यह बात तो सही लग रहा है क्योंकि शारीरिक भी है और मानसिक है, क्योंकि बालक का जो है विकास किन दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप, तो शारीरिक और मानसिक प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होती है। तो यह बात तो सही लग रहा है। देश की सभ्यता व संस्कृति के अनुकूल, ऐसा कोई नहीं। बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, यहाँ पर बात सही है, लेकिन सामाजिक है और शारीरिक है, लेकिन सामाजिक विकास भी जरूरी है, सामाजिक विकास भी जरूरी है, लेकिन इससे बेहतर क्या है, मानसिक, क्योंकि बालक के अंदर शारीरिक और मानसिक विकास में जो क्रमागत परिवर्तन होता है उसे ही विकास कहा जाता है। बालक में शारीरिक और मानसिक में जो भी परिवर्तन देखने को मिलता है वही क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। इसलिए हमारा पहला जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 68 नंबर में कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। इत्यादि के विकास भी मतलब और क्या क्या शामिल है, व्यवहार डॉट डॉट इत्यादि के विकास भी शामिल है। मतलब विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार, बताइए विकास की प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है, सब कुछ शामिल है। तो देखिए क्या दृष्टिकोण होगा, स्वभाव होगा, आदत होगा, रुचि होगा, जी होगा, सबका सब होगा, क्योंकि विकास को जो है सभी कार्य क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 4 हो जाएगा। 69 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। यानी बचपन से वयस्कता मतलब वयस्क हो गए, यह काल क्या होगा, तो वयस्क किसको कहा जाता है, किशोरा अवस्था को कहा जाता है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कह रहा है बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है, तो किशोरावस्था, मतलब बचपन से वयस्कावस्था में चल गए तो वयस्कावस्था को क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए 70 नंबर, कह रहे हैं क्या कि बाल विकास के क्षेत्र में हाल ही के सिद्धांत यह सुझावित करते हैं कि विकास प्रभावित होता है। मैं शुरुआत क्लास से ही आप लोगों को कह रहा हूं कि विकास किससे प्रभावित नहीं होता है, बताइए। सबसे ना विकास को प्रभावित करने वाला कोई ऐसा कारक है ही नहीं जो विकास को प्रभावित न करता हो, सभी कारक विकास को प्रभावित करता है। तो आनुवंशिकता होगा, सांस्कृतिक होगा, शिक्षा होगा, सामाजिक नीति होगा, तो इसलिए हमारा आंसर 4 होगा, सभी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 71 पे क्या कर रहे हैं, देखिए कह रहे हैं क्या कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय का सुझाता है। मस्तिष्क नमनीयता का मतलब होता है कि अपने मस्तिष्क के अनुसार कोई चीजों के बारे में सोचना विचारना, उसे क्या कहते हैं, मस्तिष्क नमनीयता कहते हैं। तो देखिए मस्तिष्क नमनीयता क्या सुझाता है। अगर मान के चलिए ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया तो देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इस बात को भी समझिए कि बालक विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है। क्वेश्चन पल्ला नहीं पढ़ रहा है, जब क्वेश्चन पल्ला ना पढ़े तो ऑप्शन को देखना है, हड़बड़ा नहीं जाना है, ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो हमें मिल जाएगा। देखिए कह रहा है क्या कि बाल्यावस्था और किशोरावस्था का पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील होती है। बात तो सही कह रहा है। विकास सभी बालकों में एक समान दर से कतई नहीं, मैं यही बात शुरुआत से समझा रहा हूं कि बालकों के अंदर विकास का दर कदाचित कभी भी जो है समान नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या है, गलत है। केवल आनुवंशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं करती है, दोनों करती है। आनुवंशिकता व वातावरण दोनों का योगदान होता है, यह भी ऑप्शन गलत है। एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है, 110% करता है, यह भी बात गलत है। जब 3 गलत है तो एक गलत नहीं है, तो ये क्या होगा, आंसर सही होगा। इसको कहते हैं एलिगेशन विधि, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, तो ये गलत नहीं है तो यही सही है। बात समझे, ऐसे होगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है 72 नंबर, बस मैं छोड़ने ही वाला हूं, 75 तक ही आज करवाऊंगा। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखा जाए, कह रहा है क्या कि विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का ही परिणाम है। गलत बात, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का परिणाम है, गलत है यह। विकास का क्रम विशेष से समान की ओर जी नहीं बल्कि समान से विशेष की ओर चलती है। विकास बाहर से केंद्र की ओर जी नहीं, केंद्र से बाहर की ओर चलता है। हम लोग 2 नंबर चैप्टर में पढ़ेंगे अधोगामी सिद्धांत, उसमें क्या कहता है कि विकास जो है अंदर से बाहर की ओर चलती है, अंदर से बाहर की ओर चलती है। विकास सिर से पांव की ओर चलता है, बिल्कुल सही बात है। बालक के अंदर क्या है, कैसा चलता है विकास, तो सिर से पांव की ओर। बालक जो है मां के गर्भ में बालक का निर्माण सबसे पहले सिर का ही होता है। बालक के किस भाग का, तो सिर के भाग का होता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा।
आइए 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास क्या है। तो विकास का एक अनिरंतर प्रक्रिया है, जी नहीं। क्या एक क्रमिक प्रक्रिया है, जी सही बात है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, सही बात है। लेकिन वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता है, गलत बात है। तो इसलिए यह 3 नंबर ऑप्शन कट गया। वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है, लेकिन क्या व्यक्तिगत कारक से नहीं होता है, होता है। और क्या अनिरंतर होता है, गलत बात। हमारा आंसर 2 होगा, क्योंकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है तो एक क्रमिक प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए 74 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बाल विकास का है, तो समझा जाए। एकीकिक मतलब एक, और अवैज्ञानिक, गलत बात, दोनों निगेटिव लग रहा है, अ माने नहीं, है ना। एकीकिक विकास का क्षेत्र एगो है, नहीं। निर्धारित और स्थिर लिखिएगा, स्थिर निगेटिव शब्द है। स्थिर क्या है, निगेटिव शब्द है। स्थिर निगेटिव शब्द है, तो यह बात गलत है। अंतर विषयात्मक और गतिशील होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास कैसा होता है, तो अंतर विषयात्मक और गतिशील होता है। गतिशील तो पता ही है, और अंतर विषयात्मक का मतलब होता है एक समय में कोई अन्य 2 विषयों का अध्ययन शुरुआत होती है, चालू रहता है, उसको कहते हैं अंतर विषयात्मक, अर्थात बहुआयामी होता है विकास, क्योंकि एक समय में जो है बहुत सारी पक्षों का विकास होते रहता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अंतर विषयात्मक का मतलब होता है, अंतर विषयात्मक का मतलब होता है एक समय में 2 पक्षों पर काम एक साथ हो रहा होता है, उसको कहते हैं अंतर विषयात्मक। और विषय है तो विषय पर काम होता होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौथा नंबर, अस्पष्ट और प्राचीन होता है क्या विकास, मैंने कभी बताया है क्या, नहीं, यह बात गलत है। आज का आखिरी क्वेश्चन है कि बाल विकास की अवधि का सही क्रम कौन सा है। मैं तो यह पढ़ाते पढ़ाते लगता है मैं थक गया हूं कि बाल विकास की अवधि क्रम क्या होगा, क्या होगा, तो शिशुआवस्था होगा, गर्भावस्था, गलत बात। सबसे पहले होता है गर्भावस्था, तो गर्भावस्था होगा, बिल्कुल सही बात है। पूर्व बाल्यावस्था होगा, गलत बात है। उसके बाद शिशुआवस्था होगा, गर्भावस्था होगा, सही बात। शिशुआवस्था होगा, सही बात। पूर्व बाल्यावस्था होगा, सही बात। किशोरावस्था होगा, गलत बात, क्योंकि पहले मध्य बाल्यावस्था हो कट गया। अगला देखिएगा क्या नंबर कह रहा है, 4 नंबर ऑप्शन, कि पहले गर्भावस्था, फिर शिशुआवस्था, फिर पूर्व बाल्यावस्था, फिर मध्य बाल्यावस्था, और फिर किशोरावस्था। यह बात पूरा पूरी क्या है, तो सही है। तो मैंने आज आप लोगों का कल 30 क्वेश्चन करवाया था, आज मैं आप लोगों का कितना करवाया हूं, तो 75 हो जाए, 30 दूनी 60 यानी 45 क्वेश्चन मैंने आज करवाया है, तो जो कि सफिशिएंट है। एक बार आप लोग बढ़िया से इसको दोबारा अगर संभव मिले तो समय देख करके, समय निकाल के देख लीजिएगा। मैंने एक एक बात को बढ़िया से समझाया है, और इससे संबंधित सभी बातों को मैंने आप लोगों को ऑफलाइन कक्षा में बताया था। और एक बार नोट्स को भी आप लोग बढ़िया से दोहरा लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आप रीडिंग करेंगे सीडीपी का चैप्टर नंबर 1, तो आपको बहुत सारी क्वेश्चन समझ में आएगी, ठीक है। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कोशिश करिए कि है ना, कि अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा शेयर कर दें, हो सके कि उसका भी कुछ भलाई हो जाए, है ना, और मेरा भी कुछ भलाई हो जाए, इसीलिए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे मास्टर मास्टरनियों। तो तब तक के लिए फिर मिलेंगे छुटका ब्रेक के बाद। बाय बाय।